नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में हम करने जा रहे हैं सेट 3 क्रिटिकली एनालाइज पे ही हम अभी फिर से फोकस करेंगे। क्रिटिकली एनालाइज एक काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बहुत सारे मेंस के क्वेश्चंस में आपको ये मिल जाएगा। हमने एक प्रीवियस सेट 2 में भी इसी बारे में चर्चा की थी। एक और क्वेश्चन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली किस तरह से आपको आंसर को रिस्पॉन्ड करना है जब बात आती है क्रिटिकली एनालाइज की। आप मुझे जानते ही हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइफ में। यहाँ से आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो चुका है। फीचर्स पहले भी कई बार बता चुका हूँ। डिटेल आंसर राइटिंग है, 80 डेज का प्रोग्राम है। जीएस पेपर 1 2 3 4 का होलिस्टिक कवरेज करेंगे। मेंस 2021 को ध्यान में रखेंगे। अगर आप 2022 में हैं के लिए प्रिपेयर करें तब भी ये प्रोग्राम आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एस्से पे भी हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा। एस्से का एक वीडियो है, हाउ टू राइट एस्से, वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। पॉइंटर्स आपको मिलेंगे आंसर्स के, तो डिटेल आंसर्स मिल जाएंगे आपको, पॉइंटर्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। पूरी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, एक तरह से आपको पूरा अप्रोच मिल जाएगा आंसर का, तो आप बेटर आंसर राइटिंग कर पाएंगे। आंसर आपको खुद से लिखना होगा। कोशिश कीजिए इन वीडियोस को अटेम्प्ट करने से पहले, मतलब देखने से पहले आप पहले आंसर अटेम्प्ट कीजिए और फिर इन वीडियोस को देखिए। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप अपना पॉज लगा लीजिए, आंसर लिखिए, पॉइंट्स कोलेट कीजिए और फिर आंसर लिखने के बाद इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूं उससे अपने आंसर को मैच कीजिए। आपकी आंसर राइटिंग काफी बेटर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है डिस्कस, क्रिटिकल एनालाइज। आज हम फिर से करने जा रहे हैं इलैबोरेट, इल्यूसिडेट, एग्जामिन, इलस्ट्रेट, देन कमेंट, ठीक है। तो साथ ही साथ हम यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं करेंगे। अब बात करते हैं क्रिटिकली एनालाइज की। देखो, क्रिटिकली एनालाइज में मैं बार बार बताता हूँ, स्टूडेंट्स को लगता है क्रिटिसिज्म करना है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं करना है, आपको एक फेयर जजमेंट, बैलेंस जजमेंट देनी है। एक आपको कंक्लूजन देना है जो कन्विंसिंग हो, स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, और जो भी टॉपिक पे आप डिस्कशन कर रहे हैं उसकी पूरी समरी प्रोवाइड करनी है। उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसका इवोल्यूशन है, उसमें इश्यूज हैं, उसमें कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं, सॉल्यूशंस हैं, एंड फाइनली एक फेयर कंक्लूजन है, जजमेंट है। जैसे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जीएस पेपर 2 से हम ये टॉपिक को लेके आ रहे हैं। क्रिटिकली एनालाइज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन द लाइट ऑफ कोर्ट जजमेंट्स। ये भी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि डोंट यू थिंक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर should be deleted from the constitution or these powers should be taken away from the executive. Critically analyze the statement in the light of misuse of these powers. इस तरह से भी क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन को फ्रेम करने के 2 से 3 तरीके हैं। बात वही रहती है, उसमें कंटेंट वही रहता है, उसकी अप्रोच वही रहती है, लेकिन यूपीएससी उसको किसी और तरह से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आइडिया बस ये है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की, याद रखिएगा प्रेसिडेंट की बात हो रही है, या प्रेसिडेंट गवर्नर दोनों आ सकता है, तो दोनों की भी चर्चा की जा सकती है। तो देखो, सबसे पहले आपको यह समझना है कि सेंट्रल थीम क्या है। सेंट्रल थीम है यहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। क्विकली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आर्टिकल 123, आर्टिकल 213 कि क्या बात करते हैं। बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ दी प्रेसिडेंट एंड दी गवर्नर, ठीक है। फिर आप सोचिए अंबेडकर के शब्द, अंबेडकर साहब ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा था इंडिस्पेंसिबल पावर्स हैं। हमारी पार्लियामेंट देखिए हर समय सेशन में नहीं बैठ सकती, राउंड द क्लॉक पहले सेशन चलाने की बात चल रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि 365 दिन का सेशन होना चाहिए। फिर लगाकर 365 दिन हमारे एमपी एमएलए सेशन में बैठेंगे तो फिर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कब करेंगे, ठीक है। तो जन सुनवाई कब करेंगे। तो इसके लिए माना गया कि ठीक है, कुछ पावर्स पार्लियामेंट के पास हैं, कुछ एडिशनल पावर क्रिएट कर देते हैं एग्जीक्यूटिव के हाथ में। 123 एंड 213 में वो लॉ मेकिंग कर सके। ये एग्जीक्यूटिव पावर है लॉ मेकिंग की, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स के पास लॉ मेकिंग की पावर है। अब इसके लिए अंबेडकर ने कहा कि इंडिस्पेंसिबल है, बहुत जरूरी है। अगर डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग नेसेसरी है, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग चलती रहनी चाहिए, लॉ मेकिंग हैम्पर नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपको ये पावर्स जो है वो देनी ही पड़ेंगी। ये पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करनी पड़ेंगी। और इसके बाद आपने डाला आर्टिकल 123, 213। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं ऑर्डिनेंस क्या है, ठीक है। तो जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो कीवर्ड मैंने आपको बताया ऑर्डिनेंस है, फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, फिर उसका क्रिटिसिज्म है और उसका क्रिटिकल एनालिसिस है। ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस एक तरह से लॉ है, ठीक है, या फिर ऑर्डिनेंस एक तरह से लॉ लाने का तरीका है जब कोई भी हाउस या दोनों हाउस सेशन में नहीं है और प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है। याद रखिएगा यहाँ पे आर्टिकल 123, 213 को आपको एड वर्बेटिम नहीं लिखना, आप नहीं लिख सकते, वो याद नहीं रहता, लेकिन उसका क्रक्स लिखो कि व्हेनेवर बोथ द हाउसेज आर नॉट इन सेशन एंड both the houses or either house is not in session and president has sufficient satisfaction that a law is imminent for the benefit of the country. Getting this? दोनों हाउस सेशन में नहीं है, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, एक लॉ का लाना नेसेसरी है, दोनों
हाउसेज अभी सेशन में आए नहीं है, लॉ का लाना नेसेसरी है और प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाइड है, क्योंकि अगर अभी लॉ नहीं लाए तो फिर उस लॉ को ना लेने की वजह से देश में कोई और दिक्कत हो सकती है। अगर ये सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट के पास है तो फिर ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ये बात 123 213 से मिलती है। अंबेडकर का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोर्ट की जजमेंट्स क्या आती हैं? देखिए, ये कहा जाता है कि ये जो पावर्स थी इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 38th अमेंडमेंट की बात करेंगे, 38th अमेंडमेंट 1975 में यह कहा गया कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इन द और कैन नॉट बी कॉल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसी को ओवरटर्न करते हुए आपने देखा डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, डीसी वाधवा यूनियन ऑफ इंडिया, आगे केसेस जो आते हैं वो यही कहते हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि हम यहां पे ये देखना चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है कहीं वो किसी मैलाफाइड इंटेंशन से तो नहीं है। भाई अब प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है या नहीं है कैसे पता चलेगा? कहीं इंटेंशन मैलाफाइड तो नहीं है, कहीं इंटेंशन डुबियस तो नहीं है। तो मैलाफाइड इंटेंशन को चेक करने के लिए हम इस पावर का जुडिशियल रिव्यू करते रहेंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पावर बहुत नेसेसरी है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने भी कहा काफी नेसेसरी है। इसका प्रॉपर यूज होना बस, या कोर्ट इस पे चेक लगाते रहे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे या ऑर्डिनेंसेस पे, वही इसको आगे ले जाएगा, वही इस पावर का सही यूटिलाइजेशन कराएगा। तभी तो हम लेके आए डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट की ड्यूटी है डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस के आधार पे वो प्रेसिडेंट की या एग्जीक्यूटिव की इस पावर पे चेक लगाते रहे। ठीक है, देखिए अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों है तो वहां पे आप टर्म एग्जीक्यूटिव यूज कर सकते हैं कि कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव की इस पावर पे चेक लगा सकता है। और चेक लगाने से क्या होगा कि ये पावर का सही से इस्तेमाल हो पाएगा। पावर हटा देना, कॉन्स्टिट्यूशन से ले लेना इज नो सॉल्यूशन। उस पावर का ठीक से यूटिलाइजेशन करना देश के हित में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट में इज द ओनली सॉल्यूशन। और इसी तरह से आप इसको कंक्लूड कर देंगे। तो आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है। तो इस तरह के देखिए ना क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगते हैं, लेकिन कितने सिंपल हो जाते हैं जब हमें थॉरो नॉलेज हो, थॉरो मतलब कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो और बस हम उसको पिरो पाएं अच्छे से, एक अच्छे आंसर में उसको निट कर पाएं। इसी के लिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा मेंस आंसर राइटिंग यूपीएससी 2021 अवेलेबल है। स्मार्ट कोर्स है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, काफी अफोर्डेबल दाम पे। आप इसको लीजिए जरूर और आंसर राइटिंग वहां पे कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।